गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। लास्ट क्लास बेटा हमने बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने सीखा था बेटा बैक बॉन्डिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सेंटर एटम टू साइड एटम पॉसिबल है एंड साइड एटम टू सेंटर एटम मेरे पास बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या होते हैं बेटा? किसी एक एलिमेंट के पास, किसी एक एटम के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, और कोई एक एटम बेटा सेंटर या साइड वाला वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करना चाहिए, तो मेरे पास बैक बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक। काफी सारे एग्जांपल आपको बता दिए थे कहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, कहाँ पर नहीं। अब बेटा हम देख रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ बैक बॉन्डिंग या एप्लीकेशन। पहला बेटा ऑन लुईस एसिडिटी। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा उतना मेरे पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स को कम हो जाएगी। ठीक है। तो BF3 में बेटा पता ही है सेकंड पीरियड से है, फ्लोरीन सेकंड पीरियड से, यहाँ पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा। तो बेटा जितना ज्यादा मेरे पास बैक बॉन्डिंग होगा उतना ही मेरे पास अच्छा लुईस एसिड नहीं होगा। तो बेटा इनमें से BF3 सबसे अच्छा लुईस एसिड नहीं है, लीस्ट लुईस एसिडिक कैरेक्टर है, देन BCl3, देन BPR। राइट। चलिए अब बेटा सेकंड है बेटा ऑन लुईस बेसिसिटी। अगेन बेटा देखो बेस क्या होता है? लुईस बेस वो सब्सटेंस होता है बेटा जो अपने लोन पेयर को डोनेट कर दे। ठीक है। तो हमें पता है बेटा NCH3 थ्राइस और NSiH3 थ्राइस में सिलिकॉन के ऊपर क्या है बेटा? नाइट्रोजन सेकंड पीरियड से सिलिकॉन के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल। तो लोन पेयर सिलिकॉन के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेशन देगा। तो बेटा लोन पेयर डोनेशन के लिए मतलब किसी एक्सटर्नल लुईस एसिड को डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये वाला लोन पेयर बैक बॉन्डिंग के अंदर बेटा क्या है? बिजी है। तो इसलिए बेटा क्योंकि ये लोन पेयर क्या है, फिर ये लोन पेयर डोनेट किया जा सकता है। तो लुईस बेस कौन सा अच्छा होगा बेटा? CH3 थ्राइस वाला, ना कि SiH3 थ्राइस, क्योंकि यहाँ पर बैक बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट रहती है। लोन पेयर नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। ठीक है। चलिए बेटा आगे। सेकंड बेटा मेरे पास एडक्ट फॉर्मेशन। ठीक है। एडक्ट कुछ नहीं होता, जब भी बेटा कोई एक लुईस बेस लुईस एसिड के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, उस फॉर्म को मैं एडक्ट बोल देता हूँ। ठीक है। इसको बोल देता है एडक्ट। ठीक है। तो देखो बेटा जैसे ये मेरे पास अगेन BF3 है और ये मेरे पास ऑक्सीजन के लोन पेयर है। ये बेटा क्या होगा यहाँ पर? इसमें इलेक्ट्रॉन देगा और ये एडक्ट बना देगा। अब हमें पता है कि बेटा BF3 जो है उसके अंदर पहले से क्या रहता है बच्चे? पहले से ही उसके अंदर बैक बॉन्डिंग रहती है। तो ये जो एडक्ट बनाएगा ना, यानी एक्सटर्नल लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत कर भी लेगा तो ज्यादा एक्सटेंट तक नहीं करेगा। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी टू फॉर्म एडक्ट डिक्रीजेस। बिल्कुल एक्सक्यूज मी सर। जी। सर इसका मतलब जो ये जैसे ऊपर एक एग्जांपल लिया आपने NH3 वाला, मतलब उसके पास जो लॉन पेयर है, रादर देन सेंडिंग इट टू BF3, वो खुद के ही बैक बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, इसलिए एडक्ट की फॉर्मेशन डिक्रीज हो रही है। बेटा किसके बैक, ये अपने बैक बॉन्डिंग में कैसे यूज कर लेगा? इस यहाँ पर बैक, कहाँ बैक बॉन्डिंग है? यहाँ पर है, यहाँ पर आप बताओ। NH3 में बैक बॉन्डिंग है या BF3 में, बताइए। सर BF3 में। तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग है ना। यस सर। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से बेटा पहले फ्लोरीन ही इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बोरोन के एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन दे रहा है। यस सर। तो क्या नाइट्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन लेगा ये? ओके सर, ठीक है। बस इसलिए ये मतलब यहाँ पे तो बैक बॉन्डिंग है ही नहीं बेटा। तो ये वही अगेन सेम बात है कि अंदर ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अंदर से मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, लेगा भी तो बहुत कम लेगा, इसलिए कम। दूसरा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। बैक बॉन्डिंग बेटा कार्बोकटायन को भी स्टेबल कर देता है, लेकिन मेन वो ऑर्गेनिक के अंदर आता है, हमारे इंपॉर्टेंट का पार्ट इतना नहीं है। ठीक है। सर। मैं हाँ जी। सर ये एडिक्ट वाला नहीं समझा, मतलब ये होता क्या है? कुछ नहीं बेटा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एडक्ट बोल देते हैं, दैट्स इट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कम बनाएगा ना बाहर वाले मॉलिक्यूल के साथ। ये लुईस बेसिक, ये लुईस एसिडिक कैरेक्टर जैसा कम बिहेव करेगा, तो बेटा कम लेगा, बस इसको मैंने एडक्ट बोल दिया, दैट्स इट। ओके सर। हाँ। ठीक है। चलिए अब बेटा देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा ब्रिज बॉन्डिंग, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या करते हैं? अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को डिक्रीज करते हैं किसी ना किसी तरीके से। बेटा सेंट्रल मेटल एटम चाहता है कि वो अपने बैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ले आए, या
अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करने के 2-3 तरीके हो। सबसे पहला हमने देखा बेटा बैक बॉन्डिंग, ठीक है। बैक बॉन्डिंग से क्या करेगा, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे BF3 है बेटा, अगेन BF3 का एग्जांपल लेता हूँ। बोरोन बेटा यहाँ पर 3 बॉन्ड बना रखे हैं, तो 6 है इसकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बस। आपको पता है ऑक्टेट ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से बेटा क्या करता है, लोन पेयर को भी एक्सेप्ट कर लेता है, और एम्प्टी ऑर्बिटल तो होनी चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कुछ हद तक कम कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं बेटा जहां बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, जैसे मैंने आपको काफी सारे एग्जांपल बताए थे ना, यहाँ पर काफी सारे ऐसे कंपाउंड्स है बेटा वेयर बैक बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो लेकिन उसके अंदर भी क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की कमी तो उसके अंदर भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स तो वो भी हैं, तो वो क्या करें, तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बैक बॉन्डिंग के थ्रू कम नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं बेटा, ब्रिज बॉन्डिंग शो करते हैं। वो कहीं ना कहीं से अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को लेने की कोशिश करते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम करे, ठीक है। तो देखो बेटा, आपको चेक करना है कि बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग कहाँ पर होगी, कंडीशन फॉर ब्रिज बॉन्डिंग। तो आपको बेटा इसी इसी तरीके से चेक करना है। सबसे पहले आप बैक बॉन्डिंग देखिए, फिर स्टेरिक क्राउडिंग देखिए, ठीक। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो मेरी बैक ब्रिज बॉन्डिंग हो जाएगी। अगर ये बैक बॉन्डिंग है तो ब्रिज बॉन्डिंग की नीड ही नहीं है। बैक बॉन्डिंग ने क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको दूर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल BF3, BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है। स्टेरिक क्राउडिंग मतलब बेटा फ्लोरीन कोई बहुत बड़ा मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो ये प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बैक बॉन्डिंग है, तो ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी। ऐसे बेटा मैंने देखा BCl3, BCl3 बेटा बैक बॉन्डिंग होती है, आपको पता है 2p और 3p में होती है, एक्सटेंट कम होता है। और स्टेरिक क्राउडिंग बेटा है, क्योंकि क्लोरीन, जैसे पहले बताया था, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है ना, NBEPR में बताया था आपको, तो यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग मान के चलता हूँ। लेकिन बेटा बैक बॉन्डिंग है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी यहाँ पर। सिमिलरली बेटा BBr3, हाँ जी। स्टेरिक स्टेरिक क्राउडिंग क्या है? स्टेरिक क्राउडिंग ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ा बेटा, सेंट्रल एटम के पास पास जितने बड़े साइज के मॉलिक्यूल होंगे उसको बोल देते हैं क्राउडिंग। स्टेरिक रीजन होता है बेटा साइज की वजह से रीजन। क्लियर। ओके सर। अब BBr3 बेटा देखो बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि ये 2p है, ये 4p हो गया। अब इतनी ओवरलैपिंग थोड़ी होगी इसके एम्प्टी ऑर्बिटल। लेकिन बेटा ब्रोमीन इतना बड़ा है कि यहाँ पर स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है, यहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग नहीं होगी। बात आती है BH3 की बेटा। BH3 में क्या होता है बच्चे, बोरोन है और साइड में हाइड्रोजन है, तो बेटा यहाँ पर बैक बॉन्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और हाइड्रोजन तो छोटा मॉलिक्यूल होता है, छोटा एटम है ना, स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलता है बेटा, ब्रिज बॉन्डिंग देखने को मिलती है, यानी BH3 के अंदर ब्रिज बॉन्डिंग होती है। AlF3 को देखें बेटा, यहाँ पर तो बेटा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये तो आयनिक कंपाउंड है। और हम बेटा ये सारी की सारी जो बॉन्डिंग है ना, बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ये सिर्फ और सिर्फ हम देखते हैं बच्चे किसके लिए, कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। अब AlCl3 की बात करते हैं बेटा, देखो यहाँ पर बेटा बैक बॉन्डिंग है नहीं, यहाँ पर बेटा स्टेरिक क्राउडिंग है। देखो आप बोलोगे सर यहाँ क्लोरीन में स्टेरिक क्राउडिंग बोला मैंने, और यहाँ क्लोरीन में मैंने स्टेरिक क्राउडिंग नहीं बोला। तो देखो बेटा इस चीज को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा बेटा, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है या बोरोन का साइज बड़ा, बताइए। एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का। तो बेटा मेरे पास मान लो एक यहाँ पर फुटबॉल रखी है मैंने, और एक मैंने छोटी क्रिकेट बॉल रखी, तो बेटा फुटबॉल के राउंड ज्यादा नंबर ऑफ बॉल आ सकती हैं या क्रिकेट बॉल के राउंड ज्यादा नंबर ऑफ बॉल आ सकती हैं, बताओ। फुटबॉल के फुटबॉल के राउंड आएंगे ना, बस बेटा यहाँ पर भी सेम रीजन है। एल्यूमिनियम खुद बड़ा है, तो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में क्लोरीन बेटा बड़ा नहीं है, तो स्टेरिक क्राउडिंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है ना। जबकि वही क्लोरीन बोरोन के केस में बेटा बड़ा माना जा रहा था। सेम एग्जांपल आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ना तो बैक बॉन्डिंग, क्योंकि 3p है, ना ब्रिज ना स्टेरिक क्राउडिंग, तो बेटा यहाँ पर भी क्या एग्जिस्ट करता है मेरे पास, ब्रिज बॉन्ड। और एल्यूमिनियम के तो मैक्सिमम एलिमेंट्स के अंदर आपको ब्रिज बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हालांकि हमें सिर्फ ये दो ही देखने हैं, BH3, AlCl3, और एक और होता है मेरे पास एल्यूमिनियम CH3 थ्राइस। ये हमें दो ही देखने हैं बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट है BH3, इसके अंदर बैक बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, कैसे दूर करेगा, वाया ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। चलिए देखो ये देखने का तरीका है बेटा ब्रिज बॉन्डिंग के। सर, हाँ जी। तो मतलब ये ब्रिज बॉन्डिंग होती कैसे? हाँ वही तो बताऊंगा ना बेटा, वही तो हमें पढ़ना अच्छे से, देखो वही तो बता रहा हूँ आपको। एक BH3 दूसरे BH3 मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाता है बेटा, जुड़ जाता है, और वो बनाता है बेटा ब्रिज बॉन्डिंग। अब बताऊंगा कैसे ब्रिज बॉन्डिंग होती है। देखिए ब्रिज बॉन्डिंग ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी B2H6,
वो BH3 बोलो या B2H6 बोलो, दोनों सही है, ठीक है। हियर बैक बॉन्डिंग इज इम्पॉसिबल, सो डाइमराइज टू रिमूव डेफिशिएंसी। ये बेटा याद रख लेना, आपने ऑर्गेनिक में स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है, नहीं पढ़ी? नो नो सर। सर। बेटा देखो ये मेरे पास नोटेशन होती है, मतलब बेटा कोई एक मॉलिक्यूल है ए, ये जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, बॉन्ड बना रहा है। स्ट्रेट लाइन का मीनिंग है कि प्लेन के अंदर है। मान के रखो जब कॉपी पे लिख रहे हैं बेटा, तो ए मेरे पास एज इट इज है, और जो बॉन्ड बने हैं ना बेटा वो कॉपी वाले प्लेन के अंदर ही है, सेम प्लेन में है, ठीक है। लेकिन बेटा जो बाकी बी है वो कहाँ पर है बेटा, मेरे प्लेन के पीछे है। और ये जो बेटा अबव द प्लेन है ना, देखो ये डैश 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 का मीनिंग होता है बिलो द प्लेन, और ये सॉलिड लाइन का मतलब क्या होता है बेटा, अबव द प्लेन। यानी बेटा अगर ये दो बॉन्ड प्लेन के अंदर है, तो बेटा ये बी प्लेन के पीछे है और सी प्लेन के अबव है। यस और नो? यस सर। हाँ, ठीक है। चलिए बस ये आपको याद होना चाहिए कि ये मेरा जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, वो प्लेन में, डैश वाली लाइन बिलो द प्लेन, एंड सॉलिड वाली लाइन बेटा अबव द प्लेन, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा, मेरा जो बोरोन होता है ना, ये होता है बेटा क्या, B2H6। ये होता था मेरे पास B2H6। देखो कैसे बेटा, BH3 मैंने लिखा, एक बोरोन लिखा, एक बोरोन है बेटा, एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ, एक हाइड्रोजन अबव की तरफ, और एक बेटा जो मेरे पास H है वो इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है। और बेटा यहाँ बोरोन ये ऐसे बिलो द प्लेन, ये अबव द प्लेन, और ये हाइड्रोजन ऐसे लगा हुआ है। तो बेटा इस बोरोन में मान लो ये बॉन्ड पहले बना नहीं था, ये रेड वाला बॉन्ड है ना बेटा, पहले नहीं बना था। और इस वाले केस में बेटा ये वाला बॉन्ड पहले नहीं बना था, यहाँ पर रेड वाला बॉन्ड नहीं बना था, इसके साथ था, ये इसके साथ, और ये वाला बॉन्ड नहीं। तो बेटा देखो ये हाइड्रोजन मेरा इस बोरोन के साथ था, और ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ था। लेकिन बेटा ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ भी क्या बना लेता है बेटा, ओवरलैपिंग कर लेता है। और ये हाइड्रोजन इस बोरोन के साथ भी क्या कर लेता है बच्चे, ओवरलैपिंग कर लेता है। तो देखो अभी तक आपने क्या देखे कि एक बॉन्ड बनने के लिए बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यस सर। लेकिन बेटा पहली बार कैसा आपने बॉन्ड देखा कि ये बॉन्ड बेटा क्या है, 3 सेंटर है, इसमें 3 न्यूक्लियस मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड करके बैठे हैं। तो इसको बोलता हूँ बेटा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। हालांकि वीक होता है, लेकिन फिर भी से क्या बोलता हूँ बेटा, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? यस और नो? सर यहाँ पे दोनों पेयर में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दोनों पेयर नहीं बेटा, दोनों पेयर ही नहीं है, ये पूरा इलेक्ट्रॉन तीनों एक, इसको पूरे को एक बॉन्ड मान के चलता हूँ बेटा मैं। यानी हाइड्रोजन की एक ओवरलैपिंग यहाँ पर हुई, यहाँ पर इस पूरे को मैं एक सिंगल बॉन्ड मानता हूँ बेटा। तो यहाँ पे 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, इस पूरे को 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसको अलग अलग मत मान के चल लेना बेटा। ये जो मैंने एरिया बना रखा है ना, शेडेड एरिया, इस पूरे को एक बॉन्ड माना जाता है बेटा। क्लियर? सर मतलब ये पूरे एरिया में ही 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। 3 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस मिलके 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड करके बैठे हैं, बॉन्ड यही तो होता है। ओके सर। सर सर फिर तो यहाँ बेटा, तीन पे हाँ जी, सर 3 न्यूक्लियस कैसे हैं, फिर ये बता दो। हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी तो है ये वाला, हाइड्रोजन में भी तो एक 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 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक यस बोरोन सर। का न्यूक्लियस, एक बोरोन का न्यूक्लियस, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। ओके सर। हाँ, तो बेटा इसको बोला जाता 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, और इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, बनाना बॉन्ड। ये बाकी बॉन्ड की जैसे स्ट्रेट लाइन बॉन्ड नहीं है, देखो इसकी शेप ही थोड़ी ऐसी होती है बेटा, बनाना के जैसे। तो इसको बोलता हूँ बच्चे बनाना बॉन्ड। यानी इस बोरोन को मैं बोल सकता हूँ बेटा sp3, इस हाइड्रोजन से मेरे पास क्या है 1s, और इस बोरोन से क्या है बेटा sp3। तो बेटा जब भी sp3 1s और sp3 टाइप की क्या मिलेगी बेटा, आपको मिलेगी, जब आपको कन्फिग्रेशन मिलती है तो उसको बोलता हूँ बेटा बनाना बॉन्ड बोला जाता है बेटा। क्लियर? यस सर। हाँ, मैं एक सॉरी मैंने एक बात थोड़ी गलत बोल दी थी, ये बॉन्ड बेटा वीक नहीं होता, आपको देखने में वीक लग रहा होगा। ये बेटा क्या होता है, देखो इस चीज के अंदर है ना थोड़ी कंट्रोवर्सी है। बॉन्ड बेटा पहले सुनिए, पहले आपको पूरा सुनिए तो फिर समझ में आएगा। अगर आपसे पूछे बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में, तो बेटा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है, यहाँ पर बेटा लिख देता हूँ मैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा होती है बनाना बॉन्ड वाले की ज्यादा। देन देखो इनको बोला जाता है टर्मिनल बॉन्ड, क्योंकि बेटा टर्मिनल में है ये। और देखो ये बेटा दोनों के दोनों सेम प्लेन में है, तो ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। ये बेटा एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। और ये बेटा आपका जो कॉपी वाला प्लेन है ना, उसके अंदर ये इस तरीके से बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ हमेशा बनाना बॉन्ड की ज्यादा होती है देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ टर्मिनल बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ टर्मिनल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है बेटा, देखो क्योंकि बेटा 3 न्यूक्लियस मिलके ना 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे। अब खुद सोचिए, 3 न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है,
तो बेटा इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी होगी, यस और नो? यस सर। यस। इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। देखो, बनाना बॉन्ड हैज मोर स्ट्रेंथ देन टर्मिनल बॉन्ड, बट बनाना बॉन्ड इज लॉन्गर देन द टर्मिनल बॉन्ड। ये अपोजिट है, जैसे हम पढ़ते हैं ना बेटा, इसलिए इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटा ये स्ट्रेंथ तो इसकी ज्यादा है, लेकिन बेटा क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं हुई ना, इसलिए बेटा इसकी लेंथ ज्यादा होती है। यहाँ पर तो ओवरलैपिंग सही होती है, यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छा होने की ना वजह से इसकी लेंथ ज्यादा होती है, बट स्ट्रेंथ इसके ज्यादा होती है बेटा बनाना बॉन्ड। एक एक पॉइंट याद रखना है आपको, ये बनाना बॉन्ड हैज मोर स्ट्रेंथ देन टर्मिनल बॉन्ड, बट बनाना बॉन्ड इज लॉन्गर देन टर्मिनल, ठीक है। अब बताओ बेटा कि इस केस के अंदर मेरे पास बेटा क्या बी की ऑक्टेट कंप्लीट हुई? नहीं बेटा, अभी भी मेरे बी की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती, इसकी बेटा अभी भी पार्शियली कंप्लीटेड रहती है, क्योंकि बेटा अगेन ये जो बेटा मेरे पास बॉन्ड बनाना है कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। आपको देखने में मैंने सिंपल बना दिया, लेकिन अगेन बेटा ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। मतलब इस बोरोन के पास 4 बॉन्ड नहीं है बेटा, 4 बॉन्ड होते हैं ना कंप्लीट 4 बॉन्ड, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती। ये वाला बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला बॉन्ड पार्शियल है, तो यहाँ पर बेटा बोरोन की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होती है। हाँ, लेकिन पहले वाले केस से तो बेटर सिनारियो है, BH3 से तो बेटर ही है। क्लियर? सर ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? 2 इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा? अच्छा बेटा, बोरोन जो हाइड्रोजन था, यहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ था हाइड्रोजन का, यस। इस बोरोन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड था, यस सर। और एक BH3 ये मान लो, एक BH3 ये मान लो, यस और नो? इस बोरोन के साथ यस हाइड्रोजन का सर। बॉन्ड था पहले, तो बेटा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 इलेक्ट्रॉन, अब ये इस बोरोन के साथ भी कांटेक्ट में आ चुके हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले ही हैं अब ये, लेकिन इसमें बोरोन का भी थोड़ा क्या हो चुका है बेटा, बोरोन पे भी, बोरोन के भी कंट्रोल में आ चुके हैं वाले इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली पहले ये इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ इस बोरोन के कंट्रोल में थे, अब इसके कंट्रोल में भी आ चुके हैं। क्लियर बेटा? देखो थोड़ा सर एक बार फिर तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ हो चुके हैं बेटा? ये बताओ, ये यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे, 2 ही तो यस थे। सर। यहाँ पर कितने थे? 2 थे, यस यस। सर। अब बेटा ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इस बोरॉन के साथ भी कांटेक्ट में आ चुके हैं, तभी तो मैंने इस तरीके से बॉन्ड बनाया ना। ये बॉन्ड पहले थोड़ी था, ये तो मैंने बाद में बॉन्ड बनाया ना, ये तो बनाना बॉन्ड बनने के बाद ही तो आएगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन ही तो रहे, न्यूक्लियस 3 हो चुके हैं मेरे पास, यस। यस सर। ये बेटा सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड तो मैंने इसके अंदर आया है, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके कंट्रोल में है, तो बेटा ये भी बन चुका है। तो 2 ही बॉन्ड थे बेटा, 4 नहीं है बेटा, 2 ही थे। क्लियर? एक बार बेटा देखिए इसको, एक बार पढ़िए, समझ में आएगा। आप नई चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा समझने, बट आ जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगेन बेटा यहाँ पर Al2H6 है, एल्यूमिनियम के पास भी क्या है बेटा, मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये भी क्या करता है बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है बेटा। INH3 अगर मैं बना के देखूं, मैंने लिखा है यहाँ पर इंडियम के साथ बना के देखा मैंने, ठीक है बेटा, बोरोन एल्यूमिनियम इंडियम। देखो बेटा इंडियम का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि यहाँ पर बेटा ओवरलैपिंग नहीं होती, तो बेटा INH3 ही बड़ा मुश्किल से बनता है मेरे पास ड्यू टू इंक्रीज्ड बॉन्ड लेंथ। तो बेटा इंडियम के केस में ये नहीं बनेगा, हाँ एल्यूमिनियम केस में Al2H6 बन जाएगा, गैलियम के केस में बन जाता है बेटा, यहाँ तक भी बन जाता है मेरे पास, कौन से वाला 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, लेकिन बेटा इंडियम के केस में ये वाला बॉन्ड नहीं बनता है। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा। सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो अट्रैक्ट हुआ बोरोन में, हाँ सर वो वेकेंट ऑर्बिटल में आया? वैकेंट ऑर्बिटल में, हाँ वैकेंट ऑर्बिटल में आया बेटा, ऑब्वियस सी बात है, तभी तो बेटा इसकी ऑक्टेट कुछ पार्शियली कंप्लीट होगी। ओके सर। इसके पास अगर स्पेस ही नहीं है तो कहां से होगा? बिल्कुल सही बोला आपने बेटा। बस यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अब तक लोन पे डोनेशन कर रहा था ना, अब पहली बार सिग्मा बॉन्ड ने डोनेशन कर दी, तो तीनों पे बेटा क्या हो गया इसका, तीनों पे कंट्रोल आ गया, यस। ओके सर। हाँ ऐसे सोच सकते हैं इसको, बिल्कुल सही बोला आप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको थोड़ा लीव कर देना, ठीक है। अगेन देखो बेटा AlCl3 मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या होता है बेटा, बैक बॉन्डिंग हो जाती है। कैसे? देखो एल्यूमिनियम है बेटा, ClCl एल्यूमिनियम है बेटा, ClCl तो बेटा देखो यहाँ पर लोन पे रहते हैं Cl के पास। अब एल्यूमिनियम में जो बैक बॉन्डिंग होती है वो अपने साथ भी कर सकता है और दूसरे एल्यूमिनियम के साथ भी कर सकता है बेटा। एल्यूमिनियम बेटा अपने साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है, दूसरे के साथ भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है कंडीशन पर और सिचुएशन के ऊपर। क्लियर बेटा? यस सर।
हाँ तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बहुत मत मान लेना इसको ये बेटा, क्योंकि ये तो प्रॉपर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है बेटा, प्रॉपर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। दिस इज नॉट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, दिस इज सिंपली बॉन्डिंग। ये भी डाइमराइज होता है बेटा, इस तरीके से डाइमराइजेशन हो सकती है कंडीशन के अंदर, AlCl3 के अंदर। ठीक है जी, चलिए देखो बेटा, सिमिलर मेरे पास एक स्ट्रक्चर मुझे देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा, Al2CH36 के अंदर। जैसे Al2H6 था ना, ऐसे बेटा मैंने अगर AlCH3 थ्राइस ले लिया तो देखो बेटा एल्यूमिनियम के साथ CH3 दो CH3 और बेटा इस केस के अंदर अब जो कार्बन का एक यहाँ पर बॉन्ड बना रहा था ना, कार्बन CH3 सॉरी कार्बन एल्यूमिनियम के साथ बेटा एक क्या बना रखा था, पहले एक सिंगल बॉन्ड बना रखा था यहाँ पर ही पहले केस के जैसे। अब की बार सिग्मा बॉन्ड ने ना एल्यूमिनियम के एम्प्टी ऑर्बिटल में डोनेशन कर दिया, पहले जैसा बेटा ये भी क्या बनेगा अब 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी क्या बनेगा 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा देखो दो टाइप के आपको सिर्फ दो ही केस याद रख लेना, एक तो ये वाला Al2CH3 थ्राइस और एक B2H6। B2H6 मच मोर इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने वैसे करा दिया बट इससे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, B2H6 से तो बेटा पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो देखो अगर बेटा मैं आपको बोलूं B2H6 क्या हो जाता है बेटा, वहां पर हाइड्रोजन की 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती, इस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कार्बन की sp3 बेटा क्या करती है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं बेटा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर में मैं आपसे पूछूं कि 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, तो देखो सबसे पहले 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेटा, इस पूरे बॉन्ड को एक बॉन्ड मानना, एक बॉन्ड ये है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और एक बॉन्ड ये है, टोटल कितने हुए बेटा 2। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड देखो हर कार्बन के पास 1 2 3 3 बॉन्ड है बेटा, तो कार्बन CH3 बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 4 हो चुके हैं बेटा। ठीक है, तो कितने हो चुके हैं 4 इंटू 3 12, 1 2 3 4 12 यहाँ से आए 1 2 3 1 2 3 12 और 3 कितने हो चुके हैं बेटा 12, और मेरे पास कितने हो चुके हैं बेटा 6, 12 और 6 ये, और बेटा मेरे पास ये भी तो 1 2 3 4 4 बॉन्ड ये गिनोगे ना, तो टोटल बेटा 22 बॉन्ड क्या है आपके पास 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में, सिर्फ सिंपल बॉन्ड गिने आपको। अगेन बताना, 2 टू सेंटर 3 सेंटर। कौन से वाला 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, यस सर। अच्छा इस CH3 के पास कितने बॉन्ड है बेटा, एक CH3 1 2 3, CH3 के तीन ये क्या हो गए 1 2 3 बॉन्ड, ये तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। टोटल CH3 कितने हैं 1 2 3 4, ठीक है कितने हो चुके हैं 4 इंटू 3 12 बॉन्ड यहाँ से आए, सर एक मतलब बॉन्ड 2 सेंटर कैसे? बेटा सिंपल, अरे यार बेटा दो ऑर्बिटल जब बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं इसको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही तो बॉन्ड तो बोलते हैं, दो सेंटर है और दो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं यहाँ पे, सिंपल बॉन्ड जो अब तक पढ़ते आए हैं आपके कोवेलेंट बॉन्डिंग में, ओके सर। उसको 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना, बस सिंपल। आप काउंट कर लेना बेटा, आपका आंसर आपके सामने आ जाए। ठीक है, चलिए बेटा आगे अगेन बेटा देखो सिमिलर तरीके से मान लो मेरे पास BeCl2 है, ये भी क्या करते हैं बेटा अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर करते हैं। ये क्या बनाते हैं बेटा, ये मेरे पास पॉलीमर बना लेते हैं, जैसे AlCl3 डाइमर बना था ना, पॉलीमर यानी काफी सारे यूनिट बेटा एक साथ जुड़ जाते हैं। अगेन ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे BH3 क्या बनाता है बेटा, डाइमर बनाता है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है। BeH2 और BeCl2 ये पॉलीमराइजेशन करते हैं, इस तरीके से एक लंबा पॉलीमेरिक चेन फॉर्म कर ले। ठीक है, सर चलिए डायमर बेटा और पॉलीमराइजेशन में क्या डिफरेंस है? डाइमर में बेटा दो मॉलिक्यूल आते हैं, पॉलीमर में पॉली मीन्स बहुत सारे, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल आते हैं। क्लियर, ओके सर। जैसे यहाँ पर BeCl2 एक यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स होंगी जो आपस में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देंगी और एक दूसरे की क्या करती हैं बेटा, इस बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को दूर कर देंगी, जबकि डाइमर में सिर्फ दो आते हैं। क्लियर बेटा, सर फिर ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? बेटा हाँ सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बट ऐसा कोई रूल नहीं है, हाँ जनरली सॉलिड फॉर्म में ही मिलता है। अच्छा, ये पता कैसे लगेगा कि डाइमर है पॉलीमर? ये मैंने बताया ना आपको, बेरिलियम वाले जनरली डाइमर बनाते हैं, बेरिलियम हो गया बेरिलियम S2 बेरिलियम Cl2 बस। ओके सर। ठीक है, चलिए अब देखो बेटा ये है ना कुछ तरीके होते हैं इसको याद रख लेने, क्वेश्चन आ जाता है कहीं पर बेटा। कार्बाइड्स, कार्बाइड्स की हाइड्रोलिसिस, ठीक है ये शायद क्वेश्चन मिले शीट में, वैसे भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वैसे शीट में भी नहीं है तो बेटा ये फैक्ट याद कर लेना, शायद आपको मिले ना बाद। देखो बेटा कार्बाइड होता है मेरे पास, जैसे मेरे पास कार्बन होते हैं ना बेटा, कार्बन मेरे पास एक अनायन बना लेता है, कार्बन के अनायन कैसे C4 3 माइनस
C2 2 माइनस, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी बेटा आपके पास बेरिलियम की कार्बाइड मिलेगी, यानी बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ अगर आपको कार्बन मिल जाए, बेरिलियम एल्यूमिनियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम और मैग्नीशियम, इनके साथ बेटा आपको कभी मिले कार्बन मिल जाए ना, C3 2 माइनस C4 3 माइनस, अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, कार्बन होना चाहिए। ये तो कटायन बनाते हैं, तो कार्बन ऑब्वियस सी बात है एनायन बनाएगा। और उसके अगर आपने हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाल दिया उसके ऊपर, ठीक है, तो बेटा देखो ये वाली गैस निकलती है, हमेशा याद रखना बेटा। आलोक कार स्कूटर बाप से मांग, ये ट्रिक याद रख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा आलोक कार स्कूर बाप से मांग, तो बेटा आलोक मतलब बेरिलियम और एल्यूमिनियम की कार्बाइड हो ना बेटा, B4C, जैसे यहाँ पर B4C कार्बाइड है, उसके ऊपर अगर आपने पानी डाला तो आपको मिथेन मिलता है CH4। कार स्कूटर बाप से यानी कैल्शियम मिला, स्ट्रोंशियम मिला, बेरियम मिला। यहाँ पर बेटा अगर आपने H2 डाला तो आपको क्या मिलता है बेटा, और यहाँ पर अगर आपने H2 डाला तो आपको मिलता है एसिटाइलिन गैस, यानी HC ट्रिपल बॉन्ड CH। और अगर आपने बेटा मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम कार्बाइड के ऊपर आपने वाटर डाला तो मिलता है आपको एलाइलिक, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर CH सिंगल बॉन्ड CH। तो याद रख लेना बेटा, यहाँ पर मिथेन मिलता है, यहाँ पर एसिटाइलिन मिलती है और यहाँ पर एलाइलिक टाइप मिलता है। ये गैस मिलती है मुझे अलग अलग मेटल की कार्बाइड्स के साथ। और ये एसिटाइलिन होता है ना बेटा, ये आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट होता है बेटा एसिटाइलिन। कैसे? ये बनानास जो आते हैं, आपको पता है हर मौसम में हर टाइप के क्या मिल जाते हैं आपको, फ्रूट्स मिल जाते हैं। उसको क्या करते हैं बेटा, एसिटाइलिन के सॉल्यूशन के अंदर रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो बेटा इसलिए वो जो उसकी राइपनिंग की प्रोसेस है ना, वो बहुत जल्दी हो जाती है। मान लो उसको नेचुरली आप राइपन करेंगे तो उसको 2 दिन लगेंगे, वैसे वो 1 घंटे के अंदर ही राइपन हो जाता है। तो याद रख लेना आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट क्या होता है, राइपनिंग एसिटाइलिन होता है बेटा। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2, वहां पर आपने वाटर डाला तो कैल्शियम से क्या मिलता है, एसिटाइलिन, तो एसिटाइलिन गैस मिलेगा बेटा। तो आपने देखा तो नहीं होगा, बट जो भी आर्टिफिशियल राइपन करते हैं ना, कैल्शियम कार्बाइड का एक पाउडर फॉर्म में मिलता है, उसको डालते हैं, शायद में पानी डालते हैं और फ्रूट्स को डाल देते हैं, तो बेटा ये गैस निकलती है एसिटाइलिन, और वो क्या कर देते हैं बेटा, राइपन कर। क्लियर? तो फिर ये हार्मफुल ही हुआ ना हमारे लिए। हार्मफुल बेटा देखो, वैसे तो होता ही है हार्मफुल, कोई भी केमिकल हार्मफुल होता है, बट ठीक है, राइपन करता है, हमारे लिए हार्मफुल नहीं है बेटा। हो सकता है देखो हमारे लिए हम तो थोड़ा दूर ही रहे तो बेटर रहते हैं। ठीक है, केमिकल हर एक हार्मफुल होता है बेटा, एक एक क्वांटिटी से ज्यादा। बात जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्वांटिटी पे डिपेंड करती है बेटा सारी। क्लियर? यस सर। ठीक है, अब बेटा देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारा बेटा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है बच्चे हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस किस तरीके से बेटा मैं किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करता हूं। देखो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है बेटा, लिसिस या लाइसिस वर्ड आपको जहां भी मिलेगा ना बेटा, चाहे आपको बायोलॉजी में मिले चाहे साइंस में मिले, लाइसिस वर्ड का मीनिंग हो जाता है बेटा ब्रेक डाउन कर, तोड़ना। ठीक है, और हाइड्रो का मीनिंग होता है बेटा वाटर, यानी वाटर की हेल्प से किसी मॉलिक्यूल को तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना, क्या कहलाता है बेटा, हाइड्रोलिसिस कहलाता है। समझ में आया? यस सर। एक होता है वर्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बेटा हाइड्रोलिसिस का एक स्टेप पहले वाला स्टेप है, यानी सिर्फ इंटरेक्शन, यानी वाटर जब बेटा मॉलिक्यूल के पास आएगा वो तोड़ेगा नहीं, पहले पहले तो पास ही आएगा ना, फिर तो तोड़ेगा। तो जैसे बेटा मॉलिक्यूल वाटर का पास आया किसके, अपने मॉलिक्यूल के, उसको बोलता हूँ हाइड्रेशन। देखो याद रख लेना, हाइड्रेशन एंड किससे होता है, शन से, और इंटरेक्शन ये भी किससे एंड होता है, शन से। तो जब शन शन वाले सेम होते हैं तो हाइड्रेशन सिर्फ एक इंटरेक्शन, जबकि हाइड्रोलिसिस एक प्रॉपर रिएक्शन है बेटा, ये मेरे मॉलिक्यूल को ब्रेकअप कर देता है। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन H2 में आपको पता है यहाँ पर क्या रहता है बेटा, मेरे पास लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं। ये लोन पेयर अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल इनको मिलती है उसके ऊपर अटैक कर देंगे और हाइड्रोलिसिस कर देंगे। ठीक है, देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, डेफिशिएंसी होनी चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी किसी किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा। दूसरी बात, वैकेंसी होनी चाहिए, यानी वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहनी चाहिए। तीसरी बात बेटा, स्टेरिक क्राउडिंग क्या होनी चाहिए बेटा, लेस होनी चाहिए, यानी जितनी कम स्टेरिक क्राउडिंग होगी उतना ज्यादा क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन का जो लोन पेयर है इजीली सेंट्रल मेटल एटम को टारगेट कर पाएगा। यस और नो? यस सर। ठीक है बेटा, अब देखो ये एग्जांपल है, अभी आपको बताएंगे आगे, इसके बारे में बताता हूँ।
ये बेटा मेरे पास इनर्ट टू हाइड्रोलिसिस होता है। अब इसको याद रखिए, इसका आपको अभी एक्सप्लेनेशन देता हूँ थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। क्योंकि बेटा देखो इसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप हो जाती है बेटा ऑक्टाहेड्रल, यस और नो। सल्फर बेटा, सल्फर में वैकेंट 1 2 3 यस 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या हुआ बेटा ये स्टेक नंबर 6, और सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो ये बेटा ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल है और फ्लोरीन है बेटा, फ्लोरीन तो बहुत पास होता है सल्फर के, तो बेटा ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट है, मतलब यहाँ पर बेटा स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल तक जाने के लिए ऑक्सीजन के पास बेटा स्पेस ही प्रेजेंट नहीं, तो यहाँ पर बेटा मेरी हाइड्रोलिसिस नहीं होती। ये दोबारा इस एग्जांपल पे मैं दोबारा आता हूँ, ठीक है। तो देखो SF6 बेटा वेरी वेरी इनर्ट होता है, किसके लिए, हाइड्रोलिसिस के लिए। क्योंकि बेटा मैंने बताया सल्फर के पास बेटा जो फ्लोरीन है ये क्या करता है, स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा करता है। तो बेटा ये पहली बात तो हाइड्रोलिसिस करेगा नहीं, और करेगा भी ना तो स्लोली स्लोली करता है बेटा 2-3 दिन के अंदर, और मुझे क्या देता है SO3+HF देता है, ठीक है। और SF6 को बेटा ट्रांसफॉर्मर में भी यूज करते हैं इसलिए, क्योंकि वाटर के साथ इजिली रिएक्ट करता नहीं है बेटा। समझ में आई बात। सर, इनर्ट होता है ये मतलब क्या है इसका? इनर्ट मतलब बेटा ये रिएक्ट नहीं करेगा H2O के साथ, करेगा तो बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा। दो चीजें होती हैं, एक एक होता है रिएक्टिव, एक होता है इनर्ट। रिएक्टिव का मतलब बेटा रिएक्शन देगा, इनर्ट का मतलब रिएक्शन एक्सटेंड बहुत ही कम देगा। ओके ये सर। और सर ये इसे ट्रांसफार्मर में क्यों यूज करते हैं? बेटा ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसकी देखो और प्रॉपर्टीज भी होती हैं SF6 की, जिसमें ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद, दोबारा फिर आऊंगा इसके ऊपर मैं, अभी के लिए इतना याद रखो कि इसे यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर, ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर अगेन मैंने एग्जांपल लिखा, आप बताओ इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस पॉसिबल और नॉट। मैंने बताया हाइड्रोलिसिस के लिए क्या होना चाहिए बेटा, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर मेरे पास क्या प्रेजेंट होनी चाहिए बेटा, डेफिशिएंसी, वैकेंसी और स्टेरिक क्राउडिंग मिनिमम होनी चाहिए, लेस स्टेरिक क्राउडिंग होनी चाहिए। तो मेरा वाटर है वो मेटल की एम्प्टी ऑर्बिटल में अटैक कर देगा, अटैक कर दिया तो इसका मतलब हाइड्रोलिसिस हो गई, ठीक है। तो आप खुद पहचानिए बेटा CF4 के अंदर तो कार्बन के पास बेटा एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं नहीं होगा। होगी। BCl3 में बेटा बोरोन के पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, हो जाएगा, यस और नो। यस सर। CCl4 में बेटा सेंट्रल एटम देखना, आपको क्लोरीन ही देखना, सेंट्रल एटम के पास ऑर्बिटल ही खाली नहीं है, नहीं होगा। सिलिकॉन में बेटा खाली है, बिल्कुल खाली है, हो जाए, यस और नो। यस सर। NF3 में बेटा नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, यहाँ भी नहीं होगा बेटा, जबकि SiCl4 में हो जाएगा। BF3 में बेटा एक्सटेंट कम होता है, अभी बताऊंगा आपको। BF3 और BCl3 में मैंने बताया था BF3 में क्या होता है, बैक बॉन्डिंग। तो बेटा यहाँ पर पहले से ही क्या है, फ्लोरीन एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर बाहर का वाटर बहुत ही कम दे पाएगा, मतलब ये भी इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं देगा, बट हाँ फिर भी दे देगा, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब BF4- में तो एम्प्टी ऑर्बिटल ही नहीं है, ये बेटा हाइड्रोलिसिस नहीं देता। कार्बन वाला तो कोई सा नहीं देगा, नहीं नाइट्रोजन वाला देगा। NCl3 वाला केस में बेटा क्या हो जाता है मेरे पास, NCl3 केस के अंदर बेटा हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ये एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर मैं सेंट्रल एटम को नहीं मानता, मैं क्लोरीन को ही मानता हूँ। बाकियों में तो हमेशा मैं सेंट्रल एटम को ही काउंट करके चलता हूँ, लेकिन NCl3 बेटा एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर क्लोरीन की साइड एटम को मेरे को मान के चलना पड़ता है, ठीक है। ये आप P ब्लॉक में पढ़ेंगे आगे जाके। ये बेटा एक बहुत ही रिएक्टिव कंपाउंड होता है, तो इसलिए ये चला जाता है। सर यहाँ पे BH4 में, हाँ जी सर NCl3 में स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है? देखो NCl3 में बेटा स्टेरिक क्राउडिंग बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पर बेटा नाइट्रोजन के ऊपर होता ही नहीं, ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन की वजह से हो जाता है, यहाँ पर नाइट्रोजन की वजह से यहाँ पर नहीं होता। क्लियर। ओके सर। ओके। हाँ BH4- में नहीं है। देखो जेनन में तो बेटा हो जाएगा, जेनन F4 में एम्प्टी ऑर्बिटल होगी, हो जाएगा। ClF3 में बेटा मेरे पास जेनन 4 में हो जाता है, जेनन के सारे कंपाउंड्स में हो जाता है, ClF3 में हो जाएगा, PCl5 में भी हो जाता है, ठीक है। स्टेरिक क्राउडिंग हो सकती है, लेकिन बेटा फोस्फोरस भी मेरे पास थर्ड पीरियड से, क्लोरीन भी थर्ड पीरियड से, यानी ये भी फुटबॉल है और ये भी फुटबॉल है, तो साइज बड़ा है, तो बेटा यहाँ पर इतनी स्टेरिक क्राउडिंग डोमिनेट नहीं करेगी। SF4 में हो जाता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट, और इसकी शेप भी कैसी रहती है, साफ रहती है, ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। OF2 में नहीं होगा, OCl2 में भी हो जाता है बेटा, लेकिन ये वाला एक एग्जाम्पल ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन दिस, ठीक है। NCl3 मैंने बता दिया हो जाएगा, सेम ही है। SaCl4 हो जाता है, ClF3 हो जाता है, AlCl3 हो जाएगा, एल्यूमिनियम है बेटा, इसके पास ऑर्बिटल एम्प्टी है, स्पेस भी है और डेफिशिएंसी भी है, PCl3 भी। और जेनन वाले तो बेटा सारे कंपाउंड ही
वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। देखो आपका पी ब्लॉक का बेसिक बन रहा है बेटा ये, कि वाटर के साथ कब रिएक्शन होगा कब नहीं होगा। क्लियर? PCl5 में कौन सी वेकेंट ऑर्बिटल? PCl5 के अंदर बेटा देखो फॉस्फोरस की मेरे पास क्या होता है बताओ, वैकेंट क्या होता है बेटा फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2p6। बैलेंस बता दीजिए, बस बैलेंस बता दीजिए। 3s2 3p3 हाँ सर। और 3d 0 रहता है बेटा, हाँ सर। तो 3s2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3s2, यहाँ पर लिखा बेटा मैंने 3p3 और यहाँ पर लिखा बेटा मैंने 3d। ठीक है, तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 एंड 5। अभी तक तो बेटा क्या था, 3 ही बॉन्ड बनाता था, लेकिन आपको पता है बेटा जब भी सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है। अब बेटा इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5, कितने बॉन्ड बनाता है बेटा 5, यस sp सर। 3d इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। यस और नो? तो सारी ऑर्बिटल खाली तो पड़ी है डी वाली है। ओके सर। ठीक है ना? हाँ याद रखना, थर्ड पीरियड के अंदर डी ऑर्बिटल खाली ही रहती है बेटा। हाँ जी, सर BH4 क्यों नहीं करेगा? BH4 बेटा बोरोन मेरे पास BH4 माइनस ना। ठीक है, यस मैंने देखो बोरोन के पास बेटा BH4 माइनस लिखा मैंने, तो देखो BH3 था जब बेटा मेरे पास, तो यहाँ पर एक एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ी हुई थी। यस और नो? यस सर। उस एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर आपने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना दिया H माइनस, तो कौन सी एम्प्टी ऑर्बिटल खाली पड़ी है इसमें, अब बताओ? कोई सी भी नहीं पड़ी ना, जो एक खाली थी उसके साथ तो H माइनस ने बॉन्ड बना लिया ना। यस सर। तो बेटा ये नहीं करेगा। क्लियर? ओके सर। ठीक है, हाँ अब बेटा देखो दो टर्म्स होती है मेरे पास, एक होता है रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, एक होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस। रेट तो मतलब कौन कितना जल्दी रिएक्ट करता है, और एक्सटेंट मतलब कौन सा मॉलिक्यूल कितनी एक्सटेंट तक रिएक्ट करता है। एक्सटेंट का मतलब मान लो 100 पार्टिकल थे, 100 मॉलिक्यूल में से कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर गए, होता है एक्सटेंट। मान लो 80-90 कर गए तो ज्यादा एक्सटेंट है, अगर 5-10 किया तो बेटा बहुत ही कम एक्सटेंट है। रेट मतलब टाइम कितना लेता है टाइम के साथ। ठीक, तो देखो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सिंपल सी बात है बेटा, जितना मेरे पास छोटा साइज होगा उतना बेटा रेट कम होगा। क्यों बेटा, छोटा साइज होगा उससे बेटा रिएक्शन नहीं कर पाए, अटैक नहीं कर पाएगा ना मेरे पास सेंट्रल एटम के ऊपर। जितना मेरे पास साइज बड़ा होगा बेटा उतना मेरे पास रिएक्ट कर जाएगा, और मेरे पास जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है लोन पर इजिली अटैक कर पाएगा। ठीक है, चलो देखो समझ आते हैं। देखो आपको मान लो जनरली डाउन द ग्रुप एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेस। कैसे? देखो बेटा, जैसे मैं बेटा बात करता हूँ, मेरे पास ये मेरे पास साइज है, ये मेरे पास साइज है, ये मेरे पास साइज है। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो यहाँ पर जो मेरे पास साइज है ना, जैसे मैं डाउन द ग्रुप मूव करता हूँ बेटा, मेरे पास एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिक्रीज करता है। ऐसा क्यों? मान लो बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी बेटा इनमें से बताओ? चार्ज डेंसिटी कहाँ पर होगी बेटा? सबसे छोटे वाले में। सबसे छोटे वाले में। तो बेटा इस सबसे छोटे वाला नेगेटिव चार्ज को सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएगा। क्लियर? यस यस और सर। नो? तो बेटा सबसे ज्यादा यही नहीं हो जाएगी एक्सटेंट। समझ में आया? देखो चार्ज डेंसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। साइज और चार्ज का रेशियो देख लिया करो बेटा। चार्ज डेंसिटी क्या हो जाता है, चार्ज डिवाइडेड बाय साइज। यानी बेटा जितने सेम चार्ज है और अगर बेटा साइज अलग अलग है, तो जितना छोटा साइज है ना वहां पर चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो बेटा वो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, मेरे पास रेट इंक्रीज कर जाता है। याद रखना ये बात मैंने यहाँ पर लिखी, इसलिए बेटा मेरे पास जैसे मेरे पास साइज डाउन द ग्रुप मेरे पास क्या रहा बेटा, साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो उस केस के अंदर वाटर मोलिक्यूल इसके करीब कम आएगा तो बेटा यहाँ पर रेट एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस कम होगी। लेकिन बेटा ये मेरे पास एक एक्सेप्शन है, क्योंकि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, SF6 क्या हो जाता है बेटा, बहुत ही ज्यादा स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज बढ़ेगा ना, स्टेरिक क्राउडिंग थोड़ी कम होगी। इसलिए बेटा यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोलिसिस ज्यादा हो जाएगा। बाकी में तो आपको यही ट्रेंड हमेशा फॉलो होगा। ठीक है, चले बेटा। तो चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या डिफरेंस है? हाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन को बात करता हूँ, और चार्ज डेंसिटी में तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ओके सर। ठीक है,
चार्ज डेंसिटी में कोई सा भी चार्ज हो सकता है। चलिए अब देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, ठीक है। आप लोगों ने रेडॉक्स कर लिया? हाँ सर। यस सर। फिर तो कोई दिक्कत नहीं। बेटा याद रखना, बेटा जब भी कोई भी मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो सेंट्रल मेटल होता है ना बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सेम रखना, बस कभी गलती नहीं करो। क्या करोगे? देखो PCl3 है +3, तो वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ही बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए? +3। ठीक है, देखो कैसे। PCl3 बेटा मेरे पास क्लोरीन है और फोस्फोरस के बाद पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, कुछ नहीं, ये बेटा ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जैसे इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन को बाहर निकालेगा, तो बेटा देखो HCl बन जाता है और H3PO3 बनता है। इसका मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आप, एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे होता है, लेकिन हमेशा याद रखना बेटा क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ना फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पहले भी कितना था? +3, बाद में भी +3 होगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा SiCl4, ठीक है। यहाँ पर बेटा हर क्लोरीन को हटा के देखो, वो H2O के अंदर क्या है बेटा? OH- और H+ है, यस और नो? यस सर। OH- सेंट्रल एटम पे अटैक कर देगा, Cl- को निकाल देगा, तो Cl- निकला, वो H+ के साथ रिएक्ट किया, HCl बना, और सिलिकॉन के पास क्या गया बेटा? OH-। तो यहाँ पर भी +4 था, यहाँ पर भी +4 होगा। क्लियर? यस सर। लेकिन बेटा NCl3 ऐसा एग्जाम्पल है, NCl3 ऐसा एग्जाम्पल है, देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन बेटा, क्लोरीन के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन क्लोरीन। तो देखो H2O में से H+ और OH-, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस चार्ज है, तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा आयन जाएगा बेटा? H+ वाला जाएगा, यस सर। और क्लोरीन के ऊपर OH जाएगा। तो देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है बेटा? यहाँ पर NH3 बनता है और HOCl बनता है। तो बेटा इसको ध्यान रखना, मैक्सिमम के अंदर सेंट्रल एटम होता है ना, उसके पास OH- जाता है, लेकिन NCl3 के अंदर नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसके पास H+ जाएगा, ना कि OH-। तो यहाँ पर बनता है NH3 और बन जाता है बेटा HOCl। एग्जाम्पल याद रख लेना। क्लियर बेटा? यस और नो? यस सर। ठीक है। और देखो फोस्फोरस की एसिड का भी ध्यान रखना। PCl3 बेटा आपको आपने पढ़ लिया होगा ना इसके बारे में, H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H3PO3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H3PO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, पढ़ रखा आपने? नो सर। नहीं पढ़ा। रेडॉक्स में वैसे आपको पता होना चाहिए था। ऑक्सीडेशन नंबर बेटा थोड़ा वेट कीजिए, फिर इसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वरना P ब्लॉक में भी सीख सकते हैं। ठीक है, चलो आपको बता ही देता हूँ इसके बारे में। बेटा मेरे पास है ना, जब भी PCl3 PCl5 के ऊपर वाटर गिरेगा ना, तो आप बेटा देखो फोस्फोरस के ऊपर OH- आना चाहिए, कभी POH थ्राइस मत लिख देना बेटा, ये गलत होता है। फोस्फोरस की 3 ऑक्सो एसिड मिलती है, फोस्फोरस के साथ हमेशा डबल बॉन्ड लगाना है। जब भी OH लगाना, जब भी मेरे पास इसकी एसिड बनेगी हमेशा डबल बॉन्ड लगेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा H3PO3, एक डबल बॉन्ड तो यहाँ पे आ गया, बाकी कितने बचे? 2। तो यहाँ पर लिखा OH, यहाँ पर लिखा OH, 3 ऑक्सीजन पूरे हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन बचा, इसको यहाँ पे। तो ये स्ट्रक्चर होता है बेटा H3PO3 का। ठीक है, याद रख लेना बेटा। और H3PO4 में क्या हो जाता है? यहाँ पर भी OH आ जाता है, और H3PO2 में यहाँ पर बेटा यहाँ पर भी H आ जाता है। ठीक है, ये दोबारा फिर आएगा, एक्चुअली में P ब्लॉक का पार्ट है, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। क्लियर? यस सर। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर PCl5 ने वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये मेरे पास PCl5 था, किसी ने वाटर के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, ठीक है, मान लो बेटा एक कंप्लीट वाला रिएक्शन अभी बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पर +5 है, तो यहाँ पर बेटा +5 ही रहेगा। देखो इसका निकाल लेना ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलता हूँ, और इसका स्ट्रक्चर बेटा ऐसे होता है, जैसे H3PO3 का ये था ना, H3PO4 में यहाँ पर भी एक OH आ जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर याद रख लेना बेटा। क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा, चलिए आगे। अब देखो बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो मान लो बेटा मेरे पास BF3 है, BF3 मान लो मेरे पास इसके 100 मोलिक्यूल थे। आपको पता है BF3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाता है? बोरोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। बोरोन के ऊपर पॉजिटिव है तो वाटर का OH- आएगा और F- को निकाल देगा, तो BOH थ्राइस बना और F- बना। लेकिन बेटा क्या होता है, ये F- है ना, ये रिएक्शन हुआ मान लो बेटा 10 मोलिक्यूल ऐसे रिएक्ट करके, 10 मोलिक्यूल के बाद वाटर रिएक्ट करने से पहले ही F- इसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, जैसे वाटर के रिएक्ट करने से पहले बेटा
F माइनस BF3 के ऊपर अटैक कर देता है और मुझे क्या मिलता है, BF3 प्लस F माइनस गिव्स BF4 माइनस। यानी ये बेटा BF3 के ना मोलिक्यूल बचे ही नहीं जो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएं। तो बेटा इसके 100 मोलिक्यूल थे ना, 100 में से सिर्फ मुझे 10 15 20 मोलिक्यूल ही BF3 देंगे, बाकी बचे हुए तो बेटा F माइनस के साथ रिएक्ट करके क्या कर लेंगे बेटा, रिएक्शन ही नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्या होती है बेटा, लेस एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस होती है। यस और नो? यस सर। लेकिन बेटा BCl3 केस में ऐसा नहीं होता, वहां याद रख लेना, BCl3 बेटा H2O के साथ जो Cl माइनस बनता है ये वापस रिएक्ट नहीं करेगा। तो बेटा BCl3 और BF3 में से ज्यादा एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस किसकी हुई बेटा, BCl3 की, क्योंकि BF3 वाले केस में तो F माइनस बचे हुए BF3 पे फिर अटैक कर देता है जो बचता ही नहीं वाटर के साथ रिएक्ट करने की। तो बेटा ये पॉइंट आप एक बार याद रख लेना, ठीक है। चलिए सेम कॉन्सेप्ट है बेटा मेरा SiF4 और SiCl4 के साथ। SiF4 क्या करता है, अगेन वाटर बना, F माइनस बेटा बचे हुए SiF4 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, क्योंकि F माइनस ज्यादा रिएक्टिव होता है। रिएक्ट किया, क्योंकि बेटा इसकी आप मैंने पहले बताया था इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इतनी ज्यादा नहीं होती, F माइनस इलेक्ट्रॉन ले तो लेता है बट उसे संभाल नहीं पाता, जबकि Cl माइनस के साथ ऐसा नहीं है, Cl माइनस स्टेबल होता है। F माइनस रिएक्ट किया, अगेन ये बना तो बेटा इसकी एक्सटेंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि बेटा यहाँ पर जब ये बनता है यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, तो इसकी एक्सटेंट हमेशा ज्यादा। क्लियर? और यस। बेटा इनकी जो मेरे पास H2O के साथ रिएक्शन हो जाती है ना, XgF2 XgF4 XgF6, वो इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो अभी आपको नहीं सीखनी, ठीक है। वो आप P ब्लॉक में सीखेंगे +2 क्लास में, या +1 में, +2 में ही सीखेंगे बेटा, अभी आपको इसके बारे में नहीं जानना। XgF2 XgF4 XgF6, हाँ इसकी हाइड्रोलिसिस बेटा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं, यू डोंट नीड टू। ठीक है, ये कुछ पेरोक्साइड लिंकेज होती है बेटा, ठीक है। अगेन ये अभी आप फिलहाल आपको नहीं, चलो आपको बता ही देते हैं। बेटा कुछ मेरे पास ये स्ट्रक्चर होते हैं, अगर इसको याद कर लो तो अच्छी बात है, याद आपको अभी भी करनी है, नेक्स्ट साल भी करनी, अभी कर लो बेटा। इसको जब भी मेरे पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड होता है, इसे क्या बोलता हूँ, पेरोक्साइड बोलता हूँ, ये तो पता होगा आपको बेटा। यस सर। हाँ तो बेटा देखो, एक मेरे पास कारोज एसिड होती है H2SO5 इसको बोलते हैं। स्ट्रक्चर कैसा होता है, S डबल बॉन्ड OH और OOH, यानी एक परोक्ष लिंकेज होती है। और जब भी किसी परोक्ष लिंकेज को आप हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड पक्का मिलेगा बेटा, यानी इस सल्फर के ऊपर OH माइनस अटैक करता है और ये मेरे पास बॉन्ड टूट जाता है, H2O2 मिला और H2SO4 मिला, सिंपल सी बात है। एक ऑक्सीजन निकाल लेना, एसिड बना देना, और एक H2O2 लिख देना, जब भी कारोज एसिड में। अगर ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक ऐसी एसिड होती है बेटा मार्शल एसिड, उसमें S डबल बॉन्ड H2S2O8 बोलता हूँ उसको, S डबल बॉन्ड OH, S डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर बेटा एक पेरोक्साइड लीकेज दो सल्फर के बीच में होती है। कारोज में क्या था, H था, मार्शल में इस H की जगह फिर दोबारा सल्फर आ जाता है। इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा, क्या बनता है बेटा मेरे पास, H2SO4 तो बनता ही बनता है और H2O2 मिलता है। देखो ऐसे बेटा नाइट Na2O2 भी क्या है बेटा, सोडियम पेरोक्साइड है, इसमें वाटर डालूंगा तो क्या मिलता है बेटा, H2O2 मिलता है। यानी पेरोक्साइड लिंकेज जहां भी होगी ना और आपने वाटर डाल दिया तो आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? यस सर। चलिए बेटा, ठीक है। हाँ चलो बेटा, अगेन ये मैं यहाँ पे लिखवा ही देता हूँ, ये याद कर ले तो अच्छी बात है बेटा। जेनन के देखो 3 ऑक्साइड होते हैं, जेनन फ्लोराइड के ना अलग अलग होते हैं, ये फिलहाल आपको याद ही करने हैं, याद कर ले तो अच्छा है, क्योंकि बेटा इससे क्वेश्चन आते जरूर है। देखो जेनन ऑफ 2 से अगर वो हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनता है बेटा, जेनन प्लस O2 प्लस HF। ये फिलहाल याद ही कर लीजिए, इसका कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है फिलहाल के लिए, +2 में बता सकता हूँ। जेनन प्लस O2 प्लस HF, जब F4 किया तो बेटा बस एक XgO3 एक्स्ट्रा बन गया, जेनन प्लस O2 प्लस HF, जेनन प्लस O2 प्लस HF दोनों में सेम था, F4 के साथ O3 और आ गया, और जब F6 के साथ किया तो बेटा सब कुछ गायब हो गया, क्या मिला मुझे, जेनन O3 मिला और HF मिला। इन पे बेटा सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं जेई मेंस में, सीधे एज इट इज उठ के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जेनन मेरे पास कौन सा है बेटा, नोबल गैस होती है। तो जब आप पी ब्लॉक में नोबल गैस पढ़ेंगे तो बेसिकली वहां पे भी ये दोबारा आएंगे, लेकिन हाइड्रोलिसिस में मैंने पहले ही बता दिया, अगर कोई इंटरेस्टेड है, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लेना, जरा सिंपल, ठीक है। चलिए बेटा, अब देखो बेटा हमारे पास एक नया टॉपिक आता है, सिलिकेट वाला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिलिकेट वाला टॉपिक क्या होता है बेटा, सिलिकेट वाला टॉपिक क्या बताता हूँ। देखो बेटा आपको अगर मैं बोलूं कि SiOH4 इसकी शेप कैसी होगी बेटा बताओ, आपने क्या लिखा, सिलिकॉन लिखा, वैलेंस शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन लिखे, तो यहाँ पर OH आया, यहाँ पर OH आया,
यहाँ पर OH आया और यहाँ पर OH आया। स्टेक नंबर कितना है बेटा? यहाँ पर 4 है। यस टेट्राहेड्रल होगा बेटा। यस सर ठीक है बेटा, ये टेट्राहेड्रल होता है बेटा। ठीक है, दिस इज टेट्राहेड्रल शेप। इससे मैंने बेटा क्या किया, सारे के सारे हाइड्रोजन हटा दिए। SiO4 इसको बेटा बोला जाता है सिलिकेट। जब मेरे पास SiOH4 में से सिलिसिलिक एसिड में से एसिड H+ देगी, सारे के सारे H+ दे दिए, तो जब बेटा मेरे पास SiO4 बचा, इसको बोलते हैं बेटा सिलिकेट। ये सिलिकेट क्या होती है बेटा? यहाँ से 75% जो आपकी अर्थ क्रस्ट होती है ना, जो आपकी मिट्टी होती है, जो मिनरल्स होते हैं, जो सैंड होती है बेटा, ठीक है, आपके जो घरों में फर्श होता है बेटा, जिससे बना होता है ना, ठीक है, मार्बल्स होते हैं, वो बेटा सिलिकेट के बने होते हैं बच्चे। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का ना जन्मों जन्मों का साथ है। मतलब कहने का बात है, सिलिकॉन ऑक्सीजन बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। तो बेटा याद रखना, सिलिकेट किसको बोलता हूं मैं? SiO4 को बोला जाता है बेटा सिलिकेट। क्लियर? हाँ जी बेटा, यस सर ठीक है। चलिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसको बेटा बच्चे रट्टा मारते हैं। अगेन इस पे सीधा क्वेश्चन आता है बेटा, और ये पी ब्लॉक में बच्चों को बहुत परेशान करता है। ये मेहनत मेहनत कराने वाला टॉपिक है बेटा। इसमें ना इतना कुछ कंसेप्चुअल नहीं है, इसमें आपकी मेहनत ही देखनी पड़ेगी, कितना आपने पढ़ा। ठीक है, देखो बेटा, मेरे पास टाइप ऑफ सिलिकेट होते हैं। क्या होता है बेटा, ये जो ऑक्सीजन एटम हो जाता है ना इसके अंदर, कई बार क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम को ना दो अलग अलग सिलिकेट यूनिट, ये एक सिलिकेट यूनिट है, ऐसी मेरे पास एक और सिलिकेट यूनिट हो सकती है। एक ऑक्सीजन एटम को ना कई बार बेटा दो सिलिकेट यूनिट क्या कर लेते हैं बेटा, शेयर कर लेते हैं। नेचर में ऐसे ही मिलता है, कई बार दो शेयर करते हैं, कई बार तीन शेयर कर लेते हैं, कई बार चारों के चारों ऑक्सीजन शेयर हो जाते हैं बेटा। और नंबर ऑफ ऑक्सीजन शेयर के बेसिस पर मेरा अलग अलग टाइप का सिलिकेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, जो सैंड होती है उसमें बेटा अलग टाइप की शेयरिंग होगी, जो मार्बल है उसमें अलग टाइप की शेयरिंग होगी, जो पत्थर होता है बेटा उसमें अलग टाइप की शेयरिंग होती है। तो अलग अलग शेयरिंग की वजह से बेटा अलग अलग मुझे कंपाउंड मिलते हैं, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं। सबसे पहले होता है बेटा मेरे पास ऑर्थोसिलिकेट, जिसको नेजोसिलिकोट बोलते हैं और गार्नेट सिलिकेट बोलते हैं। ऑर्थो और नेजो याद रख लेना, ये इतना इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। इसके अंदर बेटा एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं होता। यानी जो मैंने आपको बताया था ना, SiO4 इसको देखो मैंने कैसे बनाया। एक बेटा ये मेटल है, एक मेटल के ऑक्सीजन है बेटा, और अबव द प्लेन एक ऑक्सीजन है। ये सिर्फ लिखने का तरीका है बेटा। एक मेटल है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर एक, 1 2 3 और एक ऑक्सीजन बीच में 4, ये वाला बेटा मेरे पास मेटल है। तो बेटा यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एक मेटल, और चार्ज कितना है 4-। इसको बेटा बोलता हूं मैं क्या, ऑर्थोसिलिकेट बोल। समझ में आया? यानी एक भी ऑक्सीजन शेयर नहीं, उसको बोलता हूं बेटा ऑर्थोसिलिकेट। इसको ट्रिक बताऊंगा आपको, जब सारे सिलिकेट पढ़ा दूंगा ना, फिर ट्रिक बता दूंगा आपको कि कैसे निकालना बेटा कि कौन से सिलिकेट में कितने ऑक्सीजन शेयर है। क्लियर? सर ये सिलिकेट वाला नहीं समझा। सिलिकेट क्या होता है बेटा? जब ये समझा कि ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है, ये तो पता है ना, एग्जिस्ट कर जाएगा ये। हाँ सर करेगा। तो इसमें सारे हाइड्रोजन निकाल दिए मैंने, क्योंकि एसिड है तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। SiO4 ये तो बनता है। ओके ये सर सर, ओके सर ये नहीं बनेगा और क्या बनेगा, ये तो बनता है बेटा। H2SO4 में से मैंने दो ऑक्सीजन निकाल दिया, क्या बनता है, SO4 2 ये तो बनता है। यस सर यस सर। तो यहाँ से क्या बनेगा, SiO4 ये तो बनेगा। यस इसको सर मैं सिलिकेट बोल देता हूँ बस, इसी को तो सिलिकेट बोलता हूँ मैं, दैट्स इट। ओके सर बस। अब बेटा एक सिलिकेट यूनिट ने ना कोई भी ऑक्सीजन एटम शेयर ही नहीं किया, वो सिर्फ SiO4 ही है, उस सिलिकेट को बोला जाता है ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, जैसे बेटा इस सिलिकेट में क्या हो जाता है, देखो, मेटल कैन गेट ट्रैप्ड इन कैविटी। यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट होती है, देखो ये कैविटी तो बन रही है बेटा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन टेट्राहेड्रल शेप है, बीच में बेटा खाली स्पेस है। उस कैविटी के अंदर बेटा कई बार एल्यूमिनियम क्या हो जाता है बेटा, ट्रैप हो जाता है, उसको बोला जाता है ब्लू डायमंड। तभी बेटा इंपॉर्टेंट है सिलिकेट्स। देखो ये डायमंड बनते हैं ऐसे, बहुत ही कॉस्टली डायमंड होता है। ठीक है, और एक बेटा होता है मेरे पास जिरकॉन। आपने बेटा पुखराज सुना है? पुखराज यस सर। नो सर सवेरे सवेरे टीवी में आता है, वो बोलता है कि ये स्टोन पहन लो, आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, बोलता है नहीं बोलता है? ठीक है, यस सर। तो हाँ बेटा सर उनमें से, हाँ, उनमें से बेटा एक पुखराज होता है। वो सारे के सारे स्टोन भी बेटा इसी के बने होते हैं, इन्हीं के बने होते हैं सिलिकेट के। अलग अलग टाइप के सिलिकेट होते हैं। ठीक है सर ये वाइट होता है कि पिंक होता है? बेटा, ये आई थिंक जिरकॉन, आई थिंक बेटा ये व्हाइट ही होता है। यस सर। हाँ,
तो जिरकॉन बेटा ZnSiO4 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैलेंसी देख लेना। ठीक है, ये वैलेंसी नहीं है, बस याद रखना जिरकॉन के अंदर बेटा ऑर्थोसिलिकेट होता है मेरे पास। हमें सिर्फ काम की बात यह है कि ऑर्थोसिलिकेट से क्या बनता है, जिरकॉन बनता है। और ब्लू डायमंड बेटा ऑर्थोसिलिकेट से बनता है, जिसके अंदर एक भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होता। क्लियर? यस सर। ठीक, चलिए अब चलते तो हैं फिर आगे। ये हाँ, देखो देखो ट्रिक है बेटा, पूरी ट्रिक है ये, बताता हूँ आपको। देखो ये पूरी पूरी ट्रिक मैंने बना रखी है। देखो कैसे याद रखना है बेटा, ओए पागल CCD में 2-3 कॉफी पी जा। CCD आपको पता होगा बेटा, यस और नो? यस सर। ओए पागल CCD में 2-3 कॉफी पी जा। देखो ओए पागल से बेटा ओ, यानी जब बेटा मेरे पास जीरो, एक भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं किया, तो उसको बोला जाता है बेटा ऑर्थोसिलिकेट। ठीक है, अब बेटा आगे आपको बताऊंगा, जब एक ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाता है उसको क्या बोला जाता है बेटा, पायरोसिलिकेट। यानी पी से क्या है बेटा मेरे पास, पायरोसिलिकेट। ठीक है, अब देखो बेटा मेरे पास CCD से क्या आया, या तो बेटा ऑक्सीजन एटम देखो जीरो होगा, फिर एक भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं होगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 4 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन एटम शेयर कर लेगा। तो जब भी 2 ऑक्सीजन एटम शेयर किए जाते हैं तो 2 टाइप के मेरे पास स्ट्रक्चर बनते हैं, एक तो चेन वाला और एक साइक्लिक वाला। चेन सिलिकेट है, साइक्लिक सिलिकेट। ठीक है, और बेटा एक होता है मेरे पास डबल चेन सिलिकेट। क्लियर? ठीक है, देखो एक बार जब मैं सारा पढ़ा दूंगा ना, फिर आप रिवाइज करेंगे ना इससे, फिर आपको अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी तो मतलब क्या है। ठीक है, एक हो जाता है डबल चेन सिलिकेट। उसके बाद बेटा मैं बोलता हूँ 2 डायमेंशनल सिलिकेट। 2 डायमेंशनल सिलिकेट में कितने हो जाते हैं, 3 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं, यहाँ पर डाई, यहाँ पे 3। ठीक है, और 2 डायमेंशन यानी शीट। शीट कैसे होती है, 2 डायमेंशन होती है। और फाइनल बेटा मेरे पास 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन है बेटा, चारों के चारों ऑक्सीजन एटम शेयर हो जाते हैं, और इसको बोला जाता है बेटा टेक्टोसिलिकेट। ठीक है, ओए पागल CCD में 2-3 कॉफी पी जा। मैंने ओए को देखा, यानी ऑर्थोसिलिकेट में एक भी ऑक्सीजन एटम शेयर नहीं था। ठीक है, तो SiO4 4 माइनस। ठीक है, अब आता है बेटा पायरोसिलिकेट, इसको सोरोसिलिकेट भी बोलते हैं और बोल, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नाम नहीं है, आपको सिर्फ ये पायरो ही याद रख लेना, दैट इज मोर देन इनफ। यहाँ पर बेटा एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, तो कैसे देखो 178 पेज दिखाना। दीजिए बेटा। डन सर। ठीक है, देखिए यहाँ पर बेटा देखो मेरे पास एक, मेरे पास ये बीच वाला, तो मेरे पास जो मैंने डार्क कर रखा है वो मेरे पास सिलिकॉन है। एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। इस वाले में बेटा एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। तो बेटा एक ऑक्सीजन एटम क्या है, शेयर कर चुके हैं 2 मॉलिक्यूल। ये एक SiO4 4 माइनस यूनिट थी, ये वाली SiO4 4 माइनस यूनिट थी, दोनों ने शेयर किया, तो स्ट्रक्चर क्या बना देखो, 2 सिलिकॉन है, Si2, ऑक्सीजन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 7। चार्ज कितना है बेटा 1 2 3 1 2 3 6 माइनस। तो बेटा जब भी आपके पास ये यूनिट मिलती है ना Si2O7 6 माइनस, उसको बोला जाता है बेटा पायरोसिलिकेट। इसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है। इसका एग्जांपल बेटा होता है थोटवेटाइट। ये आपको याद ही रखने पड़ेंगे बेटा, इसका और कोई तरीका नहीं है। क्लियर? फिर यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी खराब नहीं हो जाएगी? ऑक्सीजन की वैलेंसी कैसे खराब हो जाएगी बेटा? सर वो तो डबल ऑक्सीजन, बॉन्ड ही बनाता है ना। अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन बेटा हमेशा डबल बॉन्ड थोड़ी बनाता है, किसने बोला? एक एक बॉन्ड इसने इसके साथ बनाया, एक बॉन्ड इसके साथ बनाया। ये स्ट्रक्चर तो मैंने एक्चुअली में देखो इस सिलिकॉन के साथ ये ऑक्सीजन बॉन्डेड है, और ये ऑक्सीजन बेटा इस सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड। समझ में आया? इसका देखो स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं, चलो एक बार। ये सिलिकॉन था, ये O माइनस था, ये O माइनस, ये सिलिकॉन, ये O माइनस, ये O माइनस, ये O माइनस, यहाँ पर O माइनस, यहाँ पर O माइनस। तो बेटा यहाँ पर ये ऑक्सीजन एटम ने 2 ही तो बॉन्ड बनाए हैं, ओके यस और नो? सर। तो यहाँ पर किसकी वैलेंसी खराब हुई? ये स्ट्रक्चर मैंने देखो इसको मैंने सिर्फ इसलिए बनाया है आपको शेप बताने के लिए। ओके सर। ठीक है ना? हाँ, तो ऐसे होता है। तो एक ऑक्सीजन शेयर हुआ तो Si2 1 2 3 4 5 6 7 O7 6 माइनस, 3 माइनस ये 3 माइनस ये, इसको बोलता हूँ पायरोसिलिकेट। बस सिंपल याद रखना आप। देखो फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है कि कितने ऑक्सीजन शेयर हुए, और नाम याद रखना। दूसरा बेटा हो जाता है चेन सिलिकेट। यानी देखो मेरे पास क्या था, वो ये पागल 0 ऑक्सीजन शेयर, 1 ऑक्सीजन शेयर। अब देखो मेरे पास 2 ऑक्सीजन एटम शेयर हो रहे हैं। 2 ऑक्सीजन एटम में बेटा मेरे पास सिंगल चेन सिलिकेट हो सकता है। सिंगल चेन मतलब देखो ये ऑक्सीजन था, ये मेरे पास बेटा कोई यूनिट थी, इसमें से एक ऑक्सीजन एटम शेयर इसने कर लिया, ये इसने कर लिया। इस यूनिट में से ये ऑक्सीजन इसने शेयर कर लिया, ऑक्सीजन इसने शेयर कर लिया। इस तरीके से बेटा देखो हर एक यूनिट ने ना 2-2 ऑक्सीजन एटम शेयर कर रखे।
और ये चेन बन रहा है, सिंगल चेन, तो बेटा इन सिंगल चेन को मैं पायरोक्सिन नाम देता हूँ, पायरोक्सिन। ठीक है, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, SiO3n-2n। ठीक है, यानी कितने n शेयर हुए हैं, अगर आपको 1 शेयर हुआ है तो Si3O1-2n आ जाएगा, 2 शेयर हुए हैं तो SiO3 2 आ जाएगा, यहाँ पर -4 आ जाएगा। ये डिपेंड करता है कितने शेयर हुए हैं बेटा। ठीक है, इसके एग्जांपल याद रख लेना बेटा, एक वाटर ग्लास, और SiO3 यहाँ है तो बेटा CaSiO3। ये कम से कम आप 2-3 बार पढ़ेंगे तब जाके आएगा बेटा, ये एक्चुअली काफी टफ है, क्योंकि इसमें ना रटने वाला पार्ट बहुत है। फ्रेंकली बोल रहा हूँ, बिल्कुल रटना ही पड़ेगा, इसमें कोई बेटा नाम ही है, इसमें कुछ याद करने का तरीका ही नहीं है बच्चों को, इसलिए इसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है और क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए अब बेटा है मेरे पास डबल चेन सिलिकेट। डबल चेन सिलिकेट का आपको मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ। ठीक है, डबल सर ये चेन सिलिकेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? सर हाँ ये जी बोलो। केमिकल बॉन्डिंग का ही पार्ट है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन है बेटा, इसके शीट में क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसके। ओके सर। ठीक है, तो देखो बेटा डबल चेन सिलिकेट का मतलब क्या हुआ, देखो या तो इसकी आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। डबल चेन सिलिकेट में क्या होता है बेटा, मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं, कुछ मेरे पास ऐसे एटम होते हैं जहां पर बेटा 3 ऑक्सीजन एटम शेयर, और कुछ ऐसे होते हैं बेटा जहां पर सिर्फ 2 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। तो ऑन एन एवरेज 50% यूनिट ने 3 ऑक्सीजन शेयर किए, 50% ने 2 ऑक्सीजन शेयर किए, तो यहाँ पर बेटा ओवरऑल यहाँ पर 2.5 ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। जनरल फॉर्मूला Si4O11n-6n। इसकी ट्रिक भी है लास्ट में फॉर्मूले की, लेकिन अभी आपको याद ही रखने पड़ेगा। ठीक है, एक होता है बेटा एस्बेस्टोस, एक होता है एम्फीबोल्स। इसके एग्जांपल याद रख लेना, और डबल चेन सिलिकेट का बेटा 2 नाम से जाना जाता है। ये जनरली क्या होते हैं, डबल चेन सिलिकेट जो मार्बल होता है ना, जो फ्लोरिंग वाला मार्बल होता है, वहां पर बेटा इसे यूज किया जाता है, डबल चेन सिलिकेट। एस्बेस्टोस एंड एम्फीबोल्स इसको बोला। इसके एग्जांपल ट्रेमोलाइट एंड क्रोसिटल। एग्जांपल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए डबल चेन सिलिकेट का फॉर्मूला क्या है और कितने ऑक्सीजन शेयर। ठीक है, चलिए अगेन बेटा एक होता है मेरे पास साइक्लिक सिलिकेट। साइक्लिक सिलिकेट क्या होता है बेटा, यहाँ पर मेरे पास कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं बेटा, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम शेयर। सेम फॉर्मूला है इसका, देखो मैंने आपको क्या बताया था, साइक्लिक सिलिकेट और देखो चेन सिलिकेट का सेम फॉर्मूला है, इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पर दोनों को साथ में रखा था, चेन और साइक्लिक। और डबल चेन में 2.5 होता है, चेन में 2 और साइक्लिक में भी 2। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 मेरे पास, तो ये। अब बेराइल इसका एग्जाम्पल याद कैसे रखना है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बेराइल किसका एग्जाम्पल है, साइक्लिक सिलिकेट का, क्योंकि बेराइल बेटा बेराइल में बेर होता है, याद रखना बेर जैसे गोल गोल, तो साइक्लिक कैसे होता है बेटा, साइक्लिक मेरे पास गोल होता है, तो बेराइल किसका एग्जाम्पल है बेटा, साइक्लिक सिलिकेट का। ठीक है, और मेरे पास शीट सिलिकेट होता है, एंड देन आई हैव। ठीक है, देखो बेटा शीट सिलिकेट एग्जाम्पल है, मैं इसको बाकी कल ही कवर करूंगा, आज वरना ज्यादा हो जाएगा, इतने आप याद नहीं कर पाएंगे। आप इससे पहले वाले याद रख लेना, मैं कल एक बार आपको सिलिकेट फिर एक बार रिवाइज करा दूंगा क्लास स्टार्ट हो। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है, सर। सर एक ये बार और देख कितना लेना पड़ा हुआ चैप्टर? चैप्टर बेटा, कोशिश करूंगा कि हो जाए हमारा 3-4 दिन तक तो हो ही जाए, 2-3 दिन में तो हो ही जाए, हो जाएगा तो सही रहेगा। क्लियर? यस सर। ओके सर। ठीक है बेटा, चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। सिलिकेट फिर बता दूंगा, आप भी एक बार उसको पढ़ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके ओके बेटा, थैंक यू सर। ओके बेटा।